हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त रॉक पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने कल पूरे किए हैं, करीब 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, भूगोल की प्रश्न श्रृंखला चल रही है। आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में, जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, हर उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी चाहे पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस चाहे उसमें यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान, उत्तराखंड, किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ यारो, लोअर पीसीएस, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, जीआईसी लेक्चरर का भी एग्ज़ाम, उसमें भी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन प्रश्न की श्रृंखला चलाई जा रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख के आपको लगा भी होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। अगर वो क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं तो उनकी व्याख्या को आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला पॉइंट तो आया हुआ है पेपर में। तो भरोसा के साथ, इसी भरोसे के साथ आप लगिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना करिए आप लोग। हम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, वन लाइनर टाइप के। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो याद करने में बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लायक बन जाएंगे। और बैठने के लायक नहीं बनेंगे, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी। तो भैया वीडियो को पूरा देखा करिए, जो प्रश्न उससे पूछा जाए उस प्रश्न का जवाब भी दे दिया करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है जो कि चौथा वीडियो होगा। तो आज चौथे वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। कल हम देख रहे थे तो 93 दो बार क्वेश्चन का नंबर पड़ गया था। ठीक है, तो 94 तक हमने किया था, मतलब 95 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है। ये 96 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये अभी 95 ही पड़ा हुआ है इस पर, तो 95 भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए बस, प्रश्न कितने हैं और कितनी मेहनत लगेगी उसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ पढ़ना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है भाई कि पूर्व मानसून वर्षा के संदर्भ में पूछा गया है, विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है क्या कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। सही है कि क्या? सही है या गलत है? कयास मत लगाइए, गेस मत मारिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पेट का एग्जाम दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ में है, एपीएफओ का दे रहे हैं अगले के अगले महीने में है, 5 सितंबर को है। यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर में ही है। हो सकता है 1 नवंबर आपका सेफ हो भी, लेकिन एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में। तो एग्ज़ाम्स अब होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आम्र वर्षा बोलते हैं पूर्व मानसूनी वर्षा को। बात सही है क्या? नहीं सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह केरल और कर्नाटक के तटीय भाग में जो वर्षा होती पूर्व मानसून की, उसको आम्र वर्षा बोलते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जो होती है उसको नहीं बोलते हम, याद रखना इस बात को। ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी पवनों को काल बैसाखी कहा जाता। बात सही है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर फूलों वाली बौछार केरल और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में होती है। पूर्व मानसून वर्षा का ही रूप है ये सब।
इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में मानसून से पूर्व स्थानीय तूफान आते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जानते भी हैं। केरल और तटीय कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में नहीं बोलते। वर्षा जो है आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। अगला स्टेटमेंट था कि आसाम और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। बैसाख के महीने में होता है ये, चैत्र बैसाख का नाम सुना होगा। चैत्र जो मार्च वाला महीना है, अप्रैल में बैसाख स्टार्ट होता है। 21-22 मार्च से चैत्र का महीना स्टार्ट होता है। भारतीय कैलेंडर जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर वर्ष चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने हिंदी के होते हैं, याद रखना। इनसे प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो बैसाख महीने में होता है और ये पौने भयंकर और विनाशकारी होती हैं भैया। इन पौनों को काल बैसाखी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें बैसाख के महीने में आने वाली तबाही भी कहते हैं, याद रखना। असम में इन्हें बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। असम में पूर्व मानसूनी वर्षा को क्या बोलते हैं? असम में बारदोली छीड़ा। दूसरा कथन सही था। केरल निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा से कहवा के फूल खिलने के कारण इनको फूलों की वर्षा या फूलों वाली बौछार चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। केरल वाले क्षेत्र में, केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है सही उत्तर कौन सा है। अब देखिए, तमिलनाडु का तट जो है वो शुष्क क्यों हो जाता है वर्षा ऋतु में? तो क्या ये मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है? वर्षा ऋतु जब होती है तो एक बात है, आपको बता दें कि पश्चिमी तट का जो पश्चिमी मैदान है वो वृष्टि मतलब वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ता है वो, लेकिन उसी पश्चिमी तट का जो पूर्वी मैदान है वो हमारा आता है वृष्टि छाया प्रदेश में। तो वृष्टि छाया प्रदेश में तमिलनाडु भी तो आता होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, ठीक है, याद रखना। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने वाली मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, याद रखना। ये पवनें तमिलनाडु तट के समानांतर गुजरते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर शाखा से जो बारिश होती है उसमें ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, हमने अभी बताया भी आपको। तो अरब सागर की मानसून पवनें पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्व में यह नाम मात्र की वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के संबंध में सही कथन बताना है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अर्धशुष्क मरुस्थल S और मरुस्थल W होता है, सही है क्या? और CWG प्रकार की जलवायु गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर दोनों है, ठीक है, दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हम आपको बताए हैं कयास नहीं लगाएंगे, गेस नहीं मारेंगे हम सब, ठीक है। चलिए, कहाँ चला गया प्रश्न? ये है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या भाई कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार जो माना था वो तापमान और वर्षण को इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का आधार माना। तो कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों में एस को बोला इन्होंने अर्ध मरुस्थल क्षेत्र, W को इन्होंने क्या कहा? मरुस्थल। S है अर्धशुष्क अर्ध मरुस्थल, W है मरुस्थल। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए छोटे वर्णों का भी प्रयोग किया गया, जैसे F, M, W, H, C, G। तो कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों में भारत को 8 भागों में बांटा गया है। कोपेन के अनुसार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो
तो इसमें CWG जो है वो शुष्क शीत ऋतु वाला मौसम होता है, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून होता है CWG। यह मानसून प्रकार कहाँ होता है? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश। याद रखना कहाँ कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतम क्षेत्र इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भैया कौन सा कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हमने अभी दो दिन पहले ही क्लास में बताया है, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ाया था हमने, ठीक है। तो उसमें प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कौन कौन सी बात की थी हमने? अक्षांश, जल स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, उच्चावच। ये पांचों ही कारक जो हैं ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन देखेंगे तो डी में आ जाएगा, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक दो तरीके से होंगे, एक स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? अक्षांश है, हिमालय पर्वत, जल स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई और उच्चावच आते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा प्रकार है वायु दाब और पवन संबंधी कारक। तो इसमें किसको शामिल किया जाएगा? वायु दाब और पवनों का धरातल पर वितरण, वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक और विभिन्न वायु संगतियों जेट प्रवाह के अंतर्गत अंतर्वाह के द्वारा उत्पन्न वायु ऊपरी वायु संचरण। तीसरा है कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण। तो वायुदाब और पवन संबंधी कारक है और एक रहा अक्षांश वाला कारक, ठीक है, याद रखना। बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में, बताना हमको सही कथन कौन सा है। तो मानसूनी ऋतु में पश्चिमी घाट से लगा दक्षिणी जो पठार है पवन अभिमुखी स्थिति के कारण बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करता। बात तो सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती। बात ये भी सही है, समझ आए ना। कर्क रेखा के जो उत्तर वाला भाग है वो भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, तो वहां पे कैसी जलवायु है? विषम जलवायु है, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी होती है, समझ आए ना। तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट इसके सही मान, दोनों नहीं सही है। पहला तो गलत है कि पवन भिमुखी स्थिति का बहुत अधिक वर्षा करता है दक्षिणी पठार, गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही था लेकिन कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर में के साथ विषम जलवायु पाई जाती। तो दूसरा स्टेटमेंट सही, बी सही उत्तर होगा। तो क्या है ये भी देखते हैं। मानसून काल पश्चिमी घाट और असम के पवन भिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी घाट और असम का पवन भिमुखी ढाल, जबकि इसी समय पश्चिमी घाट के साथ लगा हुआ दक्षिण पठार जो है वो पवन विमुखी स्थिति में आता है और यहाँ कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र होता है दक्षिण पठार जो कि पश्चिमी घाट के साथ लगा हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट और आसाम का जो क्षेत्र है वह पवन विमुख ढाल के उसमें आता है और वहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना। देश के मध्य भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिण में जो है उसको वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। एक कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंध के भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण वहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है। लेकिन कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, तो भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण वहाँ का उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर तो पाया ही जाता है, साथ में पाई जाती है विषम प्रकार की जलवायु, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना इसको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यह जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून के साथ जुड़ी हुई है, याद रखना स्टेटमेंट है कोई, जुड़ी हुई है और ग्रीष्म ऋतु में मानसून की शुरुआत के साथ ही इसकी दिशा बदल जाती है। यह मेडागास्कर के पास स्थायी उच्च दाब को सशक्त करती है
और दक्षिण पश्चिम मानसून को अधिक गति और तीव्रता से भारत की तरफ लाने में सहायता करती है। तो विश्लेषण जो है वो किसके संबंध में सही है? पूर्वी जेट स्ट्रीम तो है नहीं, पहली बात तो कि है वही नहीं है इसका डी सोमाली जेट स्ट्रीम नाम है उसका। तो याद रखना सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में था ये। क्या है सोमाली जेट स्ट्रीम देख लेते हैं। यह भारत की ओर आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को बल प्रदान करती है। सोमाली जेट स्ट्रीम मानसून केनिया, सोमालिया, साहेल प्रदेश से होकर बहती है। याद रखना ये केनिया तट पर आने से पहले यह धारा मॉरिशस और मेडागास्कर से भी गुजरती है। सोमाली जेट स्ट्रीम की उल्लेखनीय विशेषताओं में गर्मी के समय में मानसून के आगमन के साथ ही यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती। सर्दी के समय यह धारा अरब के तट से पूर्वी अफ्रीका की तट रेखा के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि गर्मी में यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर मतलब जा रहा है, लेकिन दक्षिण से जब उत्तर आएगा तो इसका मतलब आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे है। पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम के संदर्भ में बताना सही कथन कौन सा है? इस सर्दियों में रबी की फसल के लिए लाभदायक होता, बात सही है, याद रखना। दूसरा है इसी जो यही वर्षा होती है ना पश्चिमी विक्षोभ वाली, जो शीतकाल में वर्षा होती है, उसी को उसको भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे राजस्थान में उसको मावट बोलते हैं, याद रखना मावट। राजस्थान में उस वर्षा को मावट बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए भी जिम्मेदार होता है क्या? सही है। या उत्तरी भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए वैसे। हाँ, इसका तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। तो क्या है ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते। पहली बात तो पूर्व की ओर चलते हुए यह पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंचते हैं। ये क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा भी करते हैं। यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। हिमालय के क्षेत्र में भारी बर्फबारी के लिए जिम्मेदार, उत्तरी भारत के मैदानों में शीतलहर के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। आगे है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करके बताना उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाएंगे कहाँ कहाँ? तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे भाई? जहां की स्थिति हो जैसी। तो देखते हैं इसका उत्तर ही देख लेते हैं सीधे। 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। बिहार को छोड़ के हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है देख लेते भाई। कारण है कि भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होती 50 सेंटीमीटर से कम। जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाएंगे। इस प्रकार के वन में कई तरह के घास और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिणी पंजाब, याद रखना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, लेकिन बिहार नहीं है। अब इसके प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी ये भी देख लेते हैं। फिर इसमें बबूल है, बेर समझते होंगे, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियां हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धपर्णपाती वनों के संदर्भ में बताना भाई। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालय के गिरपत क्षेत्र में मिलते। बात सही है क्या? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? तेंदु, अमलतास, बेल, खैर, अक्सर वुड आर्द्रपर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता है। आर्द्रपर्णपाती है भाई, तो दोनों ही तो सही हैं। नहीं सही दोनों, पहला सही दूसरा गलत। दूसरा क्यों गलत है? तेंदु, अमलतास, बेल, खैर, अक्सर वुड। हाँ सही है, तो पहला ही सही होगा। पहला क्यों सही है कि आर्द्रपर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, याद रखना पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा समेत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों
हिमालय की गिरिपथ क्षेत्र में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा गलत क्यों है कि इसमें तेंदु, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड है, लेकिन पलाश जो है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है एक्सप्लेनेशन में कि पलाश जो है शुष्क पर्णपाती है, कटीली वनस्पति के उसमें आता ना, उष्णकटिबंधीय। उल्लेखनीय है कि आर्द्र पर्णपाती वनों में कौन कौन है? सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा चंदन का पेड़ कहाँ मिलता है? ये आपके लिए प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न याद नहीं रखते हैं आप लोग और बताते भी नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप को ऐनी कहा जाता है? प्रारूप में ऐनी एक प्रभावी वृक्ष है, तो कहाँ पे यह होता? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं बिना समय गंवाए। क्या है भाई? ऐनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक प्रमुख वृक्ष। इसके अतिरिक्त रोजवुड, महोगनी, एबनी भी हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो याद रखना, वन का पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन का मतलब क्या है? वो हमेशा हरे भरे रहते हैं क्या? नहीं, वहां पर जो वनस्पतियां होती हैं कई तरीके की होती है, कोई लंबा कोई छोटा, ऐसे होते हैं वो। तो वो जो पेड़ होते हैं ना, वो एक साथ पत्तियां अपनी नहीं गिराते हैं, इसीलिए उस वन क्षेत्र में हरियाली नजर आती है हमें। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं क्या है। पहला है क्वेश्चन है कि विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। सही है क्या? सही है भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव सदाहरित पर्णपाती वनों का संयोजन है। पर्णपाती कहाँ है? मैंग्रोव सदाहरित है। बांज और बुरुंश हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले पादप हैं। तो पहला तीसरा तो सही लग रहा, वैसे तीनों सही है। अब देख लेते हैं क्या है। पहला सही है, क्यों? कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। इसमें हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति और राजस्थान के मरुस्थलीय अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति मिलती है। दूसरा सही था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव हैं, सदाहरित भी हैं और पर्णपाती भी हैं। संयोजन है। भारत में मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी तटीय प्रदेशों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त कहाँ कहाँ और मिलेंगे? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र में। और दूसरी ओर कहाँ? अरे भाई दूसरी ओर भी जाएंगे ना, अभी तो एक तरफ हमने देखा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दूसरी तरफ जब हम पहुंचते हैं, वहां कच्छ के रण, काठियावाड़ और खंभात के तटीय प्रदेशों में मिलते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है। तीसरा सत्य है, क्यों? क्योंकि हिमालय के 3 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर भैया सिल्वर फर, स्प्रूस, जूनियर पाइन, बर्च, बुरुंश, ये सारे वहां पे मिलते हैं। 3 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर, याद रखना ये भी। अगला प्रश्न है भाई, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय, याद रखना, उत्तर पश्चिमी हिमालय कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले पेड़ हैं। इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने में और लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए मशहूर है। तो ये पेड़ कौन सा है? देवदार है क्या? नहीं, सफ़ेद विलो नाम है। क्या है सफ़ेद विलो? देख लेते हैं। सफ़ेद विलो को बोलते हैं सैलिक्स अल्बा। सफ़ेद विलो को हम सैलिक्स अल्बा बोलते हैं। तो सैलिक्स अल्बा है क्या भाई? देख लेते हैं। यह यूरोप, पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पाई जाने वाली विलो की एक प्रजाति है। कहाँ पे? यूरोप और पश्चिमी मध्य एशिया में पाई जाने वाली। यह पर्णपाती वृक्ष है। कौन सा? सफ़ेद विलो। कैसा है? पर्णपाती, जिसकी लंबाई मध्यम से बड़े आकार की होती है। इस वृक्ष के शीर्ष साधारण रूप से झुके होते हैं और अनियमित होते हैं। पुराने वृक्षों में दरारें पाई जाती हैं। इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने के लिए, लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के लिए मशहूर होते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना सफ़ेद विलो है, ये पर्णपाती वन का उदाहरण है। ठीक है। अगला है प्रश्न,
कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के संदर्भ में सही कथन बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, सही बात है। महुआ, आंवला, सेमल, चंदन के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं, ये भी तो सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही रहेंगे, नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, क्यों? महुआ, आंवला, सेमल, चंदन, चंदन नहीं होगा इसका, ठीक है। सी इसका सही उत्तर है, पहला और तीसरा सही है। क्या है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते, बात सही है। इसमें अर्ध सदाबहार वन सदाबहार आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं, याद रखना। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सदाबहार पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। ये दोनों का एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा ना, तो हमने दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही कर दिया है, उसमें चंदन नहीं शामिल होगा कुल मिला के, ठीक है। इन वनों में लगभग, अगला प्रश्न है, इन वनों में लगभग वर्ष पर्ण रहित होते हैं। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, याद रखना, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, समझ रहे ना। अभी हमने ऊपर ही ऐसे किसी प्रश्न का जिक्र किया है। बेर, खैर, नीम, खेजड़ी आदि वनों में पाए भी जाते हैं, ठीक है। वृक्षों के नीचे उगने वाले गुच्छ घास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो हमें बताना भैया ये कौन सा प्रकार का वन की बात हो रही है यहाँ पे? तो ये बात हो रही है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, बी इसका सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में बात हो रही है। ये वन कहाँ? दक्षिण पश्चिमी पंजाब, अभी ऊपर हमने बात की थी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क भागों में मिलते हैं, जिसमें हमने बताया था कि बिहार वाला गलत है, बिहार में नहीं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास पलाश मिलते हैं। इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास होती है, बैर वैर उसमें इसी में आती है ना। पौधे लगभग पूरे साल पर्ण रहित होते हैं, समझ रहे? चलिए, वेलांचली और अनूप वनों के बारे में बात करेंगे, सही कथन बताना है। इन्हें आर्द्र भूमियां भी कहा जाता है, सही है। इसके अंतर्गत मैंग्रोव वन और खारे जल वाले क्षेत्रों के वन सम्मिलित होते हैं, तो ये भी सही है क्या? छोड़िए उसको। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनका अभाव है, तो तीसरा हमको देख लेते हैं इसका। वैसे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। अब देख लेते क्या है भाई। देखिए, वेलांचली और अनूप वनों को आर्द्र भूमियां कहते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत, जैसे तटीय वन, मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। इनमें खारे और लवणीय जल वाले क्षेत्रों में वन सम्मिलित होते हैं, मैंग्रोव या ज्वारीय वन। एक और है ताजे पानी के दलदलीय वन। तो हमें ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वनों का अधिक विकास है, जो कि वेलांचली और अनूप वनों के अंतर्गत ही आते हैं। हमने मैंग्रोव वन की भी बात की थी अभी कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमने बताया था एक बार कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दूसरी तरफ कच्छ के रण वाली बात बता दी थी, ठीक है। उसी टाइम पे हमने अंडमान निकोबार के बारे में भी बताया था। चलिए, अगला है सुमेलित करना भाई। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कांटेदार वनस्पति की। कांटेदार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हमने अभी अभी पढ़ा है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, सही है। तो अगर डी का चौथा है, एक बार हम मिला लेते हैं। डी का चौथा अभी 2 में है, ठीक है। अब सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसका सही उत्तर है ए वाले का सही मिलान होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो ए का पहला और डी का चौथा। अब देखते हैं सही कौन सा होगा। अभी भी कोई सही नहीं हो रहा। एक और है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो याद रखना, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन है और हैं दोनों उष्णकटिबंधीय ही। तो आर्द्र है, जहाँ पे आर्द्रता होगी वो आर्द्र होंगे, तो वहाँ पे मिलेगी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा मतलब सी वाला जो है वो
2 के साथ मिलान करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं। अब हो जाएगा सही, सी वाला, सी में दूसरा हो जाएगा, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए। वन प्रकार वहाँ होने वाली वार्षिक वर्षा के संदर्भ में उपयुक्त सूची का सही सुमेलन है कि भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा, ठीक। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100, आर्द्र पर्णपाती 100 से 200, कांटेदार वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे कुछ शहर हैं, तो अगला प्रश्न है कुछ शहर के नाम दिए गए हैं वो, और दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। मतलब है कि वो शहर है कि जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, सुमेलित है या गलत है। ठीक है, तो ये बताना इसमें। देखिए पहला शहर है हमारा उज्जैन। उज्जैन के बारे में पता होगा, मध्य प्रदेश का एक जिला भी है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, नाम है महाकालेश्वर। तो उज्जैन जो है आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है, पहला सही है। नासिक तो गोदावरी के किनारे है ना, तो भाई तीसरा तो गलत है, और तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है, एक ही इसका सही उत्तर होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है। कि पहला सही है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखना, एमपीपीसीएस वाले स्पेशल के रूप में। क्षिप्रा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के उज्जैनी से हुआ है, जो आगे चलकर मालवा पठार के उत्तर से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। मालवा पठार के उत्तर से बहते हुए चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, दूसरा था, गलत था, कि श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे है। कावेरी नदी है जो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, शिव समुद्रम जैसे द्वीपों का निर्माण करती है। हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, ठीक है, तो भूलना नहीं है। कावेरी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती, याद रखना, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही कर्नाटक में। यह नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियां, नाम क्या है, काबिनी, भवानी, अमरावती। तो काबिनी, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। तीसरा गलत था, क्यों, कि नासिक जो है गोदावरी के किनारे है। भाई गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, नाम है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह नदी नेपाल हिमालय में, किसी नदी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यह नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है नेपाल, और मध्य नेपाल को अपवाहित भी करती है, याद रखना। त्रिशूल गंगा इसकी एक धारा है। तो इसकी उपयुक्त जो विशेषता है वो किस नदी के बारे में है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, या महानंदा है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सही उत्तर इसका गंडक ही है। ठीक है, क्या है कि विशेषता है गंडक नदी त्रिशूल गंगा और काली गंडक, याद रखना, त्रिशूल गंगा और काली गंडक गंडक की सहायक नदियां हैं। नेपाल में ये दोनों मिलकर ही बनाती हैं गंडक नदी। काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलकर बनाती हैं गंडक। नेपाल में धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती, मध्य नेपाल को प्रभावित करती। चंपारण में, चंपारण बिहार का है, चंपारण जिला, वहां पे यह गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। और याद रखना सोनपुर में गंगा नदी में मिलती भी है। अच्छा, चंपारण में गंगा के मैदान में प्रवेश करती, नदी में नहीं, लेकिन ये सोनपुर के पास जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम ओर प्रवाहित हो रही है।
ऐसी कोई नदी इसमें क्या? नर्मदा और ताप्ती का तो नाम ही नहीं दिया गया। फिर अब क्या होगा? पेन्नार कि वैगई? शरावती नदी है। देखते हैं क्या है। नदियों में शरावती पश्चिम की ओर बहती, पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी भैया, ये ध्यान रख लो, प्रश्न आता है। तो एक है साबरमती, माही है, ढांढर है, कालिंदी है, भरतपुझा और पेरियार भी है। कौन कौन सी है? एक तो शरावती नदी है, शरावती, ठीक है। उसके अलावा साबरमती, माही, ढांढर, कालिंदी, भरतपुझा, पेरियार और भी हैं दो, नर्मदा और ताप्ती भी हैं। एक प्रश्न यहां पर हम आपसे पूछ लें कि भैया कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? भारत के बीचों बीच से गुजर रही ना, तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका उत्तर देना आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नहीं, एक और देख ले कि पूर्व की ओर बढ़ने वाली नदियां, छोटी नदियां हैं, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार। तो ये जो ऑप्शंस थे बाकी, पेन्नार, पलार, बैगई वैगई, ये सब कहीं कौन है? पूर्व की ओर बहती है नदी, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के घटते क्रम को बताना है यहाँ पे। अब ये तो सभी छोटी नदियां ही हैं, अभी मैंने ऊपर ही देखा है, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां ही। अब इनका घटते क्रम में बताना, सबसे बड़े सबसे छोटे की तरफ, है ना। देखते हैं कौन सा सही है। 20 का सही उत्तर 4 3 2 1। देख लेते हैं। अब यहाँ पे जलग्रहण क्षेत्र देख लेंगे तो पेन्नार है भैया, उनमें जो है पेन्नार का सबसे ज्यादा है, फिर ब्राह्मणी का नंबर आता है, फिर स्वर्ण रेखा, पलार है, फिर उसके बाद बैतरणी है। स्वर्ण रेखा आपके झारखंड में है, ठीक है, धनबाद जिला, धनबाद नहीं, टाटानगर है ना, जमशेदपुर, जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा से ही पानी मिलता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, इनके जलग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटे से सबसे कम से सबसे अधिक को बताना हमें। तो हम देख लेते, चलिए, इसमें भी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। सही उत्तर इसका ए होगा। तो हम देख लेते एक्सप्लेनेशन इसका सीधा। शरावती सबसे कम है, ढांढर उससे अधिक है, कालिंदी उससे अधिक है, पेरियार उससे भी अधिक है, पेरियार पश्चिम की ओर बह रही है, भरतपुझा उससे भी अधिक है, साबरमती उससे भी, और माही जो है, माही का सबसे अधिक है। इनका क्रम याद कर लेना भाई, ध्यान से याद कर लेना। आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, और बड़ी नदियों का गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का नहीं पूछेंगे, नर्मदा, ताप्ती का। ऐसी ही छोटी नदियों का पूछ लेंगे वो, क्योंकि सबको रटा हुआ है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, इनका कैसा जलग्रहण क्षेत्र है। लेकिन शरावती, पेन्नार, भरतपुझा, पेरियार, ढांढर, इन सब नदियों के बारे में कौन जानता है फिर, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख लेना सब लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक लूनी नदी है, इसके बारे में हमको सही बताना है, सही बताना, ठीक है। यह नदी अरावली पर्वत के पूर्व में बहती है, बात सही है, पूर्व में इधर बहती है, ठीक है। दूसरा है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये नहीं समझ में आया हमें। शरावती और सागरमती नामक 2 शाखाओं के मिलने से बनी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीनों सही होंगे वैसे, पहला गलत है, पूर्व नहीं पश्चिम में बहती है ये। लूनी अरावली के पश्चिम में बहती है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र भी है, याद रखना। लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली नदी पुष्कर के पास में, याद रखना, अरावली नदी पुष्कर के पास में 2 धाराओं के रूप में मिलती है। एक है गोविंदगढ़ के पास, आपस में मिल जाती हैं ये धाराएं, ठीक है। ये दोनों धाराएं, अच्छा, यहाँ पुष्कर के पास से 2 धाराएं निकलती हैं और गोविंदगढ़ के पास जाकर दोनों धाराएं मिल जाती हैं।
और यहीं पर निर्माण होता है लूनी नदी का। अरावली से बाहर निकलकर लूनी के रूप में ये जानी जाती हैं। तो तीसरा इसलिए सही हुआ। उल्लेखनीय है कि लूनी नदी तेलवाड़ा तक पश्चिम की दिशा में बहती है। लूनी नदी, ये राजस्थान स्पेशल वालों के लिए है कि लूनी नदी तेलवाड़ा तक पश्चिम दिशा में बहती है। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है जाकर। पश्चिम की ओर तो बह रही, लेकिन थोड़ी सी आगे जाकर वो क्या करती, दक्षिण पश्चिम होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे है, अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में बताना है। प्रायद्वीपीय नदियां प्रायः मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। प्रायः सही है क्या? ठीक है, ये नदियां मौसमी है, बात सही है, ये तो सही है, 100% सही है। ये प्रायः पूर्ववर्ती अफवाह का अनुसरण करती हैं, ये भी सही है क्या? पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण हिमालय की नदियां हैं। एक बात याद रखना, ये नदियां अपनी युवावस्था में विद्यमान है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है भाई? दूसरा सही है क्या? फिर दूसरा ही नहीं सही है, चौथा देखिए गलत है, युवावस्था में नहीं है। और दूसरा सही, चौथा गलत और दूसरा सही है, तो एक चीज और है, चौथा गलत दूसरा सही है, तो दूसरा गलत, दूसरा सही चौथा गलत है। तो देखिए भाई, बी सी डी तो होगा ही नहीं, पहला सही होगा ए। ठीक है, इसी हिसाब से लगा लेंगे गेस। चलिए, प्रायद्वीपीय नदी मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से निकल रही, बात सही है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, जो प्रायः मानसूनी वर्षा से प्राप्त जल को अपवाहित करती है। इसके विरुद्ध हिमालय नदियां वर्ष भर अपवाहित होती, क्यों? क्योंकि वहां पे बर्फ जमी हुई है, बर्फ बराबर पिघलती रहती। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि भाई प्रायद्वीपीय नदियां प्रायः अनुवर्ती हैं, पूर्ववर्ती नहीं है, अनुवर्ती हैं, अध्यारोपित हैं, आयताकार हैं, अरीय हैं, जालीनुमा, अपवाह का अनुसरण, अपवाह के वो है, वर्गीकरण है ये, अनुवर्ती, अध्यारोपित, आयताकार, अरीय, जालीनुमा। वहीं दूसरी तरफ हिमालयी नदियां जो हैं वो पूर्ववर्ती और वृक्षाकार हैं। हिमालयी नदियां, ध्यान रखना, पूर्ववर्ती और वृक्षाकार अपवाह का उदाहरण पेश करती हैं, लेकिन जबकि दक्षिण जो प्रायद्वीपीय नदियां हमारी हैं वो बाकी जो अपवाह के रूप हैं बचे हुए, उनका अनुसरण करती हैं। इस तरीके से याद रख लो। चौथा गलत क्यों था? कि हिमालय नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था के साथ क्रमिक परिच्छेदिका वाली होती हैं। हिमालय ये प्रौढ़ावस्था में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो अब वी आकार की घाटी का निर्माण नहीं करती हैं, वो अपने तलीय भाग को नहीं काटती, बल्कि वो अपने बराबर वाले अगल बगल वाले भाग को काटती हैं, यू आकार की घाटी बना देती हैं वो। ठीक है, जो लगभग अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं भाई। चलिए, अगला प्रश्न है कि असम से प्रवाहित नहीं होती जो नदी, उसके बारे में बताना है। अब असम से कौन नहीं प्रवाहित हो रही, ये देखना हमें। तिस्ता, बराक, कपिली, हगरी, धलेश्वरी। तो देख लेते हैं सीधा उत्तर इसका। ठीक है, सही उत्तर है बी। देख लेते हैं भाई, असम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। असम बांग्लादेश, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। असम से होकर बहने वाली नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये ध्यान रख लेंगे तो हमें ये पता हो जाएगा असम से कौन सी नहीं बहती है। तो असम से कौन बह रही है? ब्रह्मपुत्र है, सुबनसिरी, लोहित, तेल्लू जिसको बोलते हैं, बराक भी है, कामेंग, धलेश्वरी, कोपली, दिहांग, सियांग भी है। समझ में आया कौन कौन सी बह रही हैं, याद रख लेना। आगे है हगरी, जो है तुंगभद्रा की सहायक है। हगरी, तुंगभद्रा कहाँ? दक्षिण में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है तुंगाभद्रा। दो नदियों के मिलने से तुंगा और भद्रा जब मिलती है तो वही बनती है तुंगभद्रा। जबकि तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है और यह सिक्किम में जैमू हिमनद से निकलती है। तो तिस्ता नदी सिक्किम के जैमू हिमनद से निकल रही है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तो इसका असम से कोई लेना देना नहीं है तिस्ता का भी। जलपाईगुड़ी तिस्ता नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लें। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के उद्विकास के लिए निम्नलिखित कौन सा घटना उत्तरदायी नहीं है भैया?
ये बताना हमें सही उत्तर में। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतरण हुआ, तो हुआ ही था। हिमालय में प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ, ऐसा भी है क्या? प्रायद्वीपीय खंड का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुकना। तो देखिए तीसरा तो सही है, गलत पूछा गया था ना, तो तीनों सही है इसके, ठीक है। चलिए, अति प्राचीन समय की कई घटनाओं ने प्रायद्वीपीय अफवाह को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आरंभिक काल के टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतरण हुआ था। हमने जब क्लास में पढ़ाया आपको तो उस समय बताया था पश्चिमी घाट का जो अवतरण कैसे हुआ, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न धसाव से समुद्र तल नीचे चला गया, जिससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। फिर हिमालय में प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड का जो उत्तरी भाग था वो अवतलित हुआ। इससे प्रायद्वीपीय अफवाह का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भ्रंश द्रोणी का निर्माण है। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की दो महत्वपूर्ण नदी इन्हीं भ्रंश घाटियों से नर्मदा और ताप्ती बहती भी है। आगे है, आरंभिक टर्शियरी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिमी दिशा दक्षिण पूर्व की दिशा में झुक गया है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हो रही हैं। समझ रहे हैं? अगला देख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई यह नदी भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी सहायक नदी है। तो उपरोक्त विशेषण किसके बारे में है? तो हम बता दें, मयूराक्षी स्वर्णरेखा उत्तर कोयल कोयनो नहीं है, इसमें है दामोदर, बराकर, तिलैया, बेलपहाड़ी, ये दामोदर की ही सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, दामोदर नदी क्या है? अरे ये क्या हो गया भाई? दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले के टोरी नामक स्थान से होता है। दामोदर का उद्गम कहां से हो रहा भाई? झारखंड का पलामू जिला है, जगह है टोरी। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से बहती है। ये नदी भ्रंश घाटी से बह रही है, हुगली नदी मिल रही है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक है। ये पहले यह बंगाल का शोक थी, लेकिन भारत की बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण 1948 में हुआ, DVC दामोदर घाटी निगम, जो कि कैसी है, किस पर आधारित है? अमेरिका के टेनेसी वैली कॉरपोरेशन पर आधारित है भैया, ध्यान रखना हमें, ठीक है। स्थापित हो जाने से दामोदर को इसने वश में कर लिया। बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, वर्धमान, हावड़ा दामोदर नदी के तट पर स्थित। दामोदर नदी के तट पर कौन कौन? बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, वर्धमान, हावड़ा स्थित है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी रांची के निकट नगड़ी नामक स्थान से निकल रही है। स्वर्णरेखा नगड़ी से, रांची के पास। भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर है जमशेदपुर, स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर है। जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर है। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र है 1907 में स्थापित हुआ जमशेदजी टाटा द्वारा। इस स्थान पर पुराना नाम था इसका साकची। मयूराक्षी नदी झारखंड के देवधर के निकट त्रिकूट पर्वत से निकल रही है। झारखंड के पास, झारखंड में देवधर है, देवघर, उसी देवघर में कौन सा है? त्रिकूट पर्वत। इसी नदी पर झारखंड का दुमका के निकट कनाडा डैम बनाया गया है। हमने जब बहुउद्देशीय परियोजना भी कल पढ़ाई है तो उसमें हमने ये चीज बताया भी था, कनाडा बांध, उसको बोलते हैं मसान जोर बांध भी बोलते हैं। मसान जोर बांध के नीचे तिलपाड़ा बैराज बनाया गया है, जिससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। अब उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकल रही? तब उत्तरी कोयल नदी रांची पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी, जो आगे चलकर सोन में मिल जाती है, उत्तरी कोयल नदी। आगे देख लेते हैं। जब पेरू के तट पर एल नीनो का जन्म होता है तो उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक कैसा होगा? सकारात्मक या नकारात्मक? तो हम आपको बता दें, यह होगा नकारात्मक, ठीक है। अब क्या है व्याख्या देखें तो एल नीनो एक प्रति विषुवतीय गर्म सागरीय धारा है। जब पेरू के तट पर एल नीनो का जन्म होता तो उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक जो होता नकारात्मक, और दक्षिणी दोलन सूचकांक एल नीनो तथा ला नीना की उपस्थिति के दौरान
एल नीनो और ला नीना उपस्थिति के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच बड़े पैमाने पर वायु दबाव में होने वाले उतार चढ़ाव यानी दक्षिणी ऑसिलेशन की अवस्था की एक माप है। यह सूचकांक ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन और फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती के मध्य वायुदाब के अंतर से संबंधित होता है। इस नकारात्मक दक्षिण दोलन सूचकांक के कारण प्रशांत महासागरीय वॉकर सेल कमजोर होता है, जिससे हिंद महासागरीय वॉकर सेल क्या होता है, उस समय शक्तिशाली हो जाता है। इससे क्या होगा, परिणाम स्वरूप ये होगा कि हेडली सेल का भारतीय भूभाग से विस्थापन हो जाता है, जिससे मानसून क्या होता है, कमजोर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो याद रखना पेरू की धारा कैसी, ठंडी धारा है ना। आगे भी देख ले थोड़ा सा। मानसून विच्छेद, मानसून के समय की वह स्थिति जब दो अथवा एक दो या कई सप्ताह वर्षा न हो। मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है भैया, तो याद रखना तापमान का प्रतिलोमन होगा, अवदाबों की आवृत्ति में कमी हो जाएगी, RTCZ की स्थिति भी आती है। तो तीनों स्थिति सही है इसकी। अब देख लेते हैं मानसून विच्छेद, मानसून के समय की वह स्थिति जब एक दो या कई सप्ताह वर्षा नहीं होती है, तो इसमें तापक्रम का प्रतिलोमन हो जाता है, उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी होती है, RTCZ की स्थिति हो जाती है, RTCZ की स्थिति, साथ में आर्द्र भूमि पवनों की दिशा का पश्चिमी घाट के समानांतर होना भी कारक है। ठीक है, एक दो और प्रश्न देखेंगे अभी। अगला है सूर्य के दक्षिणायन होने के समय बनने वाली दशाएं कौन कौन सी होंगी। सूर्य अगर दक्षिणायन हो जाए तो कौन कौन सी दशा बनेगी भाई। एक तो होगा पश्चिमोत्तर भागों में उच्च दाब का विकास, सही है क्या, हो सकता है ना, जब दक्षिण की ओर सूर्य जाएगा। उपोष्ण पछुआ जेट पवनों की पुनः अपने स्थान पर वापसी, ये भी बात सही है। RTCZ का उत्तर की ओर स्थानांतरण, ये तो गलत है। जब सूर्य के अनुसार चलती है, तो सूर्य अगर दक्षिण हो रहा है तो RTCZ ऊपर क्यों आएगा, उत्तर क्यों होगा, ये भी दक्षिण जाएगा ना, तो गलत हो गया। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपने स्थान पर कायम होना। अब देखिए तीसरा तो गलत है, तो तीसरा जब गलत है, सही उत्तर पूछा गया, तो एक बात यह ध्यान रखना कि B और D तो होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C। चलिए देख लेते हैं क्या है। दशाएं कौन कौन सी बन रही हैं। पश्चिमोत्तर भाग में उच्च दाब का विकास हो जाएगा, बात सही है। उपोष्ण पछुआ जेट पवनों की पुनः अपने स्थान पर वापसी भी हो जाएगी। RTCZ का दक्षिण को स्थानांतरण होगा, उत्तर की ओर नहीं होता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपने स्थान पर कायम होना, ये सारी अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, चलिए दक्षिणायन होने से इस कारण बनने वाली उपयुक्त दशाओं का संबंध मानसून के निवर्तन मतलब लौटने से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। निवर्तित या लौटते मानसून के संदर्भ में बताना सही कथन। निवर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा, अरब सागर से आर्द्रता लेके पूर्वी तटीय भाग में जाएगा क्या, वहां क्यों जाए। यह अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार क्षेत्र में वर्षा के लिए उत्तरदायी, ये तो सही है। इसके कारण नवंबर दिसंबर माह में कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती, तो दूसरा और तीसरा सही होगा, इसका पहला तो गलत ही रहेगा, तो सही उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि सूर्य के दक्षिण होने से इस कारण बनने वाली उपयुक्त दशाओं का संबंध मानसून के निवर्तन से होता है। मानसून निवर्तन भी चापाकार आकृति में होता है, याद रखना। बंगाल खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कर देता है, जाके अरब सागर से नहीं बंगाल खाड़ी से लेता है। अक्टूबर नवंबर माह में क्या करता है, उत्तरी सरकार क्षेत्र, नवंबर दिसंबर में कोरोमंडल पर वर्षा होती है, बात सही है। एक और प्रश्न देख लें बस। निम्नलिखित कथनों में बताना कौन सा सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी किंतु पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है, बात सही है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला ही तो गलत होगा इसका। तो अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने रोकती है। ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने रोकती है, तो बात सही है। जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देता है, बात सही है भाई। वायुमंडल धूलकण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं, तो तीनों सही है, ये वाला गलत है। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस होती है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, उल्टा कर देना था, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, पार्थिव के लिए अपारदर्शी होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते, 54 मिनट की वीडियो हो गई आज। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे।
वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो इंपॉर्टेंट है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेपर उठा के देखेंगे, कहीं भी कभी भी किसी भी समय किसी भी पेपर में कोई ना क्वेश्चन किसी तरीके से आया जरूर है। तो भैया प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाज से, तो कुछ प्रश्न को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, उनको कंठस्थ करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।